नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो कलाम एकेडमी की सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की जो जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा माइनर टेस्ट 8 है वो आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले 7 माइनर टेस्ट हो चुके हैं और एक मेजर टेस्ट है वो हो चुका है। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ कोने पे मैं प्ले लिस्ट है वो ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप है वो टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं। तो जो साथी कमेंट कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग लाइक भी कर रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। अभी तो देखिए इस सेकंड ग्रेड में तो मात्र 1 महीना ही मान के चलिए, 1 या 1.5 महीना है। तो इसके अंदर जो जितना मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो अब ज़्यादा मैं मटेरियल अवेलेबल करवाऊँगा तो आपने जो पढ़ रखा है वो भी कचरा होना स्टार्ट है वो हो जाएगा। तो जैसे ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है उसके बाद सेकंड ग्रेड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में हम बाकी मैटर है वो मैं धीरे धीरे है वो अपलोड करने की कोशिश है वो ज़रूर करूँगा। तो जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो नई भर्ती आ चुकी है, आप लोगों को पता है भी नई है वो 6500 पदों पे भर्ती आ चुकी है, तो ये भी अच्छी भर्ती है। तो इसके लिए जो मटेरियल है वो यहाँ में अवेलेबल जितना हो सकता है वो करवाया जाएगा। इतना तो मेरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट पेपर में 80+ नंबर है वो अपने आसानी से बन पाए, क्योंकि आरपीएस ने भी अपना लेवल है वो काफ़ी हाई कर दिया है, तो आप लोग हैं वो जानते ही होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस टेस्ट को है वो हम शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं वो जुड़ना चाहें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड या अदर जीके से रिलेटेड कंटेंट के लिए तो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जैसे आएगी आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो आपके यूज की हो वो आप देख लेना, बाकी छोड़ देना। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। और जो वीडियो देखते हैं भी, अब मैं ये सेकंड ग्रेड की बना रहा हूँ, तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं यानी उन्होंने बीएड कर रखी है, तो वो रिट में भी होंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी होंगे। तो वो लोग हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे एक आइडिया लगता रहेगा भी हाँ इतने लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। एक वीडियो उस पर तो 800+ लोगों ने लाइक है वो पहुँचने पे हैं, पहुँच भी गए होंगे, वो मैंने अभी देखा नहीं है। कई है जिनके ऊपर 100+ हैं और कई है जिनके ऊपर 30-40 ही घूम रहे हैं। तो थोड़ा जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरे को बस थोड़ा एक अनुमान लगता रहे भी हाँ 100 के आसपास लोग हैं, तो उस हिसाब से आइडिया लगता रहेगा भी हाँ इतने लोग हैं वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और जो लेडीज़ हैं मैं भी मानता हूँ कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो है टाइम निकाल के जैसे भी उनको मिले तो वो अपना टेस्ट है वो ज़रूर दें। जो तैयारी जिन्होंने अच्छी कर रखी है तो उनको पता लग जाएगा भी तुम्हारी तैयारी है वो अच्छी है। जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो वो टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि जो जो टॉपिक हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पता है वो धीरे धीरे लगेंगे। क्योंकि आरपीएस ये वो अपना लेवल उठाती जा रही है और हमारी जो तैयारी है वो पुराने नोट्स और उसी सिस्टम पे डिपेंडेंट पड़ी है, इसलिए वो सिलेक्शन से हम लोग दूर हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, विकासात्मक और संरचनावादी। तो स्पष्ट व्यवहार पर जो निर्भर है वो है व्यवहारवादी। नेक्स्ट आता है कि अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की या परीक्षा की तैयारी की। तो अधिगम है वो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, पियाजे का, स्किनर का और कोहलर का। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी उत्तरोत्तर एक के बाद एक लेयर के रूप में। तो लेयर के रूप में अपने स्किन को याद रख सकते हैं, ऊपर की चमड़ी उसके बाद नीचे की चमड़ी, ऐसे लेयर में। तो सीखना है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये है स्किनर की स्किन के अनुसार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेपी क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो इसमें से हमें असत्य पूछा है, तो जो मैं आंसर की बता रहा हूँ वो कलाम एकेडमी के आधार पर ही बता रहा हूँ, उनके अनुसार है वो आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिक अनुबंधन की रूपावली जिसमें
यूसीएस पहले तथा सीएस बाद में आता है उसे कहा जाता है विलंबित अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, पिछड़ा अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिछड़ा अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉटसन के द्वारा अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? विलोप का, विभेदन का, स्वतः का, उद्दीपक सामान्यीकरण का। तो वॉटसन द्वारा जो अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया अनुबंधन है वो किसका है? वो उद्दीपक सामान्यीकरण का गोचर है, उदाहरण है। जिस पुनर्बलन अनुसूची में से प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची, अंतरा पुनर्बलन अनुसूची, अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। इसको कहा जाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। यानी जिस पुनर्बलन अनुसूची में से प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन मिलता है, यानी प्रत्येक के बाद, यानी सतत रूप से मिलता है, तो सतत पुनर्बलन अनुसूची। नेक्स्ट आता है कि एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो वे कमजोर होते हैं कहलाता है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम। तो इसका आंसर होगा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? अरुचिकर अनुबंधन, व्यवहार परिमार्जन, क्रमबद्ध असंवेदीकरण, प्रशिक्षण का स्थानांतरण। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा व्यवहार परिमार्जन। नेक्स्ट है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक मशहूर पुस्तक किसने लिखी है? आईपी पावलोव के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा, सीएल हल के द्वारा। तो ये पुस्तक लिखी है बीएफ स्किनर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। यूएस, यूआर और सीआर, इसके अंदर हमें क्रम है वो देखना है। तो पहले तो इसके अंदर सीएस होगा कि कंडीशनल स्टिमुलस, सीआर, यूआर ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सीएस, यूएस और यूआर। ये तो अनकंडीशनल रिएक्शन है, ये अनकंडीशनल वो उद्दीपक है, ये कंडीशनल उद्दीपक है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित है वो करता है? हल का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिपादन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा गुथरी का प्रतिपादन का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि यूरेका अथवा आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? यानी यूरेका अथवा आहा अनुभव का जो संबंध है वो किससे है? कोहलर से, बांडुरा से है, ये प्लाव है नहीं है, ये पावलोव है, और ये वॉटसन है। इसका आंसर हो जाएगा कोहलर से। यानी यूरेका अथवा आहा अनुभव का जो संबंध है वो कोहलर से है। नेक्स्ट आता है कि बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम में अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। उत्पादन, अवधान, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका जो सही क्रम है उसमें 1 नंबर होगा ये अवधान, 2 नंबर होगा अवधारणा, 3 नंबर होगा उत्पादन, 4 नंबर होगा अभिप्रेरणा। यानी 1, 2, 3, 4 यानी बी, सी, ए, डी। ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, बी, सी, ए, डी।
नेक्स्ट आता है कि जिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं बांडुरा, कोहलर, टोलमेन और वर्दीमर। तो चिन्ह गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वो है टोलमेन। नेक्स्ट आता है कि टोलमेन ने अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? चिंपैंजी पर, चूहे पर, बिल्ली पर और गुड़िया पर। तो जो टोलमेन ने किया था वो चूहे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंशों के विस्तार को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है। यह कथन 5E के लर्निंग मॉडल के किस क्रमिक चरण को दर्शाता है? अन्वेषण को, मूल्यांकन को, विस्तार को और व्याख्या को। तो ये जो दर्शाता है ये विस्तार को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन है 1 नंबर, जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। इसने पूछा है विचार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? इसके अंदर ऑप्शन है कि अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो इसमें पूछा है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं RM गेने, वर्दीमर एवं अन्य, BS ब्लूम, BF स्किनर। इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्दीमर एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहु विभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो इसका अंदर जो अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है वो हमें पूछी है, तो ये होगी समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट आती है कि संकेत अधिगम, जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। साचार्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परंपरागत संबद्धता अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर की, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। पार्श्विक अधिगमांतरण, उल्टा अधिगमांतरण, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, अनुक्रमिक अधिगमांतरण। तो ये हो जाएगा कि जो सहायता करता है, सुगमता प्रदान करता है कि जो दाएं हाथ से लिख रहा है उसके बाद उसे बाएं हाथ से लिखने में, तो ये होगा द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, यानी एक ही कार्य दो तरीके से करना। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया हो जिससे उसे काफी चोट पहुंची, आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या डरने लगी। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण का, नए उद्दीपक सामान्यीकरण और नए ही अनुक्रिया सामान्यीकरण का। इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है।
व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकूल तथा पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताएं और परिपक्वता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुकूलन तथा पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव ने एक घंटी बजाई और उसके 2 मिनट के बाद कुत्ते के सामने मांस की एक प्लेट प्रस्तुत की। यह अवस्था है सहकालिक अनुबंधन की, विलंबित अनुबंध की, अवशेष अनुबंधन की, पश्चगामी अनुबंधन की। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशेष अनुबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संप्रत्यय का संबंध प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक C.L. हल से है? अंतर्नोद, चेनिंग, मूल प्रवृत्ति और फंतासी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंतर्नोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार वह जीव जो प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है कहलाता है? सामान्यकृत पुनर्बलक, प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक, द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलक, प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के अनुबंधन में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती हैं और ऐच्छिक भी होती है? नैमित्तिक अनुबंधन, SR अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और प्रबलन अनुबंधन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वॉटसन, स्किनर, हल और फ्रायड। तो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से, तो वो है फ्रायड। वॉटसन, स्किनर और हल है वो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I.P. पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक है, वो क्या थे? शरीर मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक और संरचनावादी। तो जो I.P. पावलोव है वो थे शरीर वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है? अनुकरण सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है? अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतक हेतु पोषित करने में सहायता करता है। अध्यापक प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है। अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान है वो करता है। तो इसका आंसर है वो ये सही नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता है वो होती है? संप्रत्यय अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, शाब्दिक साहचर्य अधिगम में और सांकेतिक अधिगम में। तो इसका आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण के समान तत्वों के सिद्धांत को किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने और कोहलर ने। इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है? शून्य स्थानांतरण, निरपेक्ष स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण। तो यह प्रभावित नहीं करता, यह होता है शून्य स्थानांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक है वो नहीं है। मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्व, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। यानी जो अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है वो है तथ्यों की विशुद्धता। नेक्स्ट आता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्म संप्रत्यय का निर्माण अधिगम है। कार्ल रोजर्स के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, रॉबर्ट गेने के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स के अनुसार। नेक्स्ट है कि ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। निर्देशित अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम, अन्वेषण अधिगम, अभिकर्मित अधिगम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अन्वेषण अधिगम। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम निष्क्रिय होता है, शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। इसमें से सत्य कथन है वो हमें पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम अनुभव आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत संगठक या अधिगम वर्दी के संगठन के लिए अव्यूह ये मूलभूत धारणा थी डेविड आशुबेल की, जीन पियाजे की, बेंजामिन ब्लूम की और रॉबर्ट गेने की। तो उन्नत संगठक या अधिगम वर्दी के संगठन के लिए अव्यूह ये जो मूल धारणा थी ये डेविड आशुबेल की थी। ये देखिए मैं जो पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ वो बीच में ऐसे आती है। तो चलिए मैं इस पेज को है वो 1 मिनट के लिए सही करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। धारणात्मक, उत्पादन, अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। इसका आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक। नेक्स्ट है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, अधिगम व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से एक अर्जित प्रक्रिया है, अधिगम होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो हमें सत्य कथन है वो बताने हैं। तो इसके अंदर केवल 1 व 2 है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन व्यवस्थापन ही अधिगम है। उक्त परिभाषा किसने दी। थॉर्नडाइक, स्किनर, क्रोनबेक और वुडवर्थ। तो ये परिभाषा है ये स्किनर ने दी है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या व्यवस्थापन ही अधिगम है। निम्न में से कौन सी विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है। ये पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं है, इसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह प्रेरकों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसमें अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलो ये पीडीएफ है मैं फिर से सही करता हूँ। तब तक है आप लोग है वो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं पीडीएफ है वो सही करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है वो जो नहीं है। संवेदी क्षमता, विद्यालय का परिवेश, संवेगात्मक स्थिति। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 3 है वो है कि सामाजिक कारक है वो नहीं है। तो संवेदी क्षमता और संवेगात्मक स्थिति है वो सामाजिक कारक नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पावलोव के सिद्धांत के अनुसार यदि कुत्ता किसी एक घंटे की आवाज़ पर लार स्रावित करे परंतु उसी मिलती जुलती आवाज़ पर लार स्रावित नहीं करता, यह कहलाता है। सामान्यकरण, द्वितीय श्रेणी अनुबंधन, विभेदन और विलोपन। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदन, यानी वो विभेद है उनमें से कर लेता है। नेक्स्ट है कि चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? CL हल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा और कोहलर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा CL हल के द्वारा। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इन्होंने सीखने के प्रतिस्थापन का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं अपितु समीपता के आधार पर होता है। तो असत्य कथन है वो हमें पहचानना है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनल, जो अनुबंधित हो हम बोलते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक देने के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना कहलाता है। विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन, अग्रगामी अनुबंधन। तो ये होगा पश्चगामी अनुबंधन, यानी स्वाभाविक उद्दीपक देने के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलती करने पर बच्चे को पीट देना ताकि उसके अवांछित व्यवहार में कमी आ सके। उक्त कथन निम्न में से किससे संदर्भित करता है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड। तो ये होगा सकारात्मक दंड। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को व्यक्त करता है। उक्त परिभाषा किसने दी? क्रेमलेन, क्रोनबेक, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो ये जो परिभाषा दी है ये क्रोनबेक ने दी है। नेक्स्ट है कि अधिगम के किस सिद्धांत का संबंध समस्या के तात्कालिक समाधान से है? अनुबंधन सिद्धांत से, सूझ का सिद्धांत से, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत से, संबंधवाद का सिद्धांत से। तो इसका आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत से। बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी जब तक स्वयं की ऐसी मनोदशा न रखे कि उसे आगामी परीक्षा में सफल होना है तो वह सफल नहीं हो सकता। उपयुक्त दृष्टांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत के किस गौण नियम को संदर्भित करता है? सादृश्यता अनुक्रम का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, मनोवर्ती का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनोवर्ती का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन, गुथरी। तो एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अफ्रीका का क्षेत्र एशिया से कम है, अंटार्कटिका का क्षेत्र यूरोप से अधिक है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। तो हमें सही उत्तर का चयन है वो करना है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी और सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है? मलेशिया और सुमात्रा को, सुमात्रा और जावा को, मलेशिया और जावा को, सुमात्रा और बोर्नियो को। तो ये करता है मलेशिया और सुमात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का रूर राइन औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज लुगदी के लिए, रसायन उद्योग के लिए, कोयला के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। तो ये है कोयला उद्योग के लिए।
नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। तो सहारा मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है। कालाहारी जो मरुस्थल है ये भी उष्ण मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल है, ये भी उष्ण मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है, ये उष्ण नहीं है, ये शीत जो मरुस्थल है उसके अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर है वो चयन है वो हमें करना है। राइन नदी है, ये है अल्पास पर्वत से। नेक्स्ट आती है वोल्गा नदी, तो ये है वोल्दाई पहाड़ी से। उसके बाद आता है टाइबर नदी, तो ये आती है एपिनाइन पर्वत से। नेक्स्ट आती है अमेजन नदी, तो ये एंडीज पर्वत से। तो इसका आंसर है ये 3 नंबर है, ये राइट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, एशिया में और अफ्रीका में। तो जो सबसे गहराई वाला बिंदु जो अवस्थित है वो है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में असत्य कथन है। इस महाद्वीप के अमेजन बेसिन में सदाबहार वन पाए जाते हैं जिन्हें सेलवास कहते हैं। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इस महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मस्थली माना जाता है। यह महाद्वीप पूर्णतया पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो हमें असत्य कथन है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यह पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अमेजन है, उसकी सहायक नदी है मेडिरा। पराना है, इसकी जो सहायक नदी है वो पराउगे है। नील की जो सहायक नदी कांगो दे रखी है, ये नहीं है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है सुबेन सिरी, ये सही है। तो इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है कि पाम ऑयल परिवहन के लिए कौन सी नदी को तेल नदी कहते हैं। वोल्टा नदी, नाइजर नदी, लिम्पो नदी और नील नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर नदी है वो पाम ऑयल परिवहन के लिए जो नदी है उसको तेल नदी के रूप में कहते हैं, तो वो है नाइजर नदी। अब नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर ही हमें असम्मिलित युग्म है वो हमें देखने हैं। तो पेंगजी श्रेणी है वो कनाडा में है। पिरेनीज पर्वत स्विट्जरलैंड के अंदर, तो ये नहीं होगा। ब्लैक फॉरेस्ट है ये जर्मनी के अंदर, ये सही है। मैकडोनेल्ड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। तो इसने पूछा है असम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अल्पाइस पर्वत युग से संबंधित नहीं है। आल्पस, एंडीज, हिमालय और यूराल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट मैकेले स्थित है यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है। कोसी उसको, माउंट एवरेस्ट, ब्लू माउंटेन, माउंट विंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। ईरान का पठार, शान का पठार, तिब्बत का पठार और साइबेरिया का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा साइबेरिया का पठार। नेक्स्ट है कि एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स, स्टेपिज, पेरियज, वेल्डस। तो इसको हम कहते हैं स्टेपिज। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश से मकर रेखा है वो नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना, नामीबिया, चिली और वियतनाम। तो जो मकर रेखा जो नहीं गुजरती है वो है वियतनाम। अब पूछा है कि महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम है वो हमें बताना है।
तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो हमें पता है एशिया में है, तो घटता हुआ क्रम बताना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। तो इनमें से एशिया है वो 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में है। उसके बाद में अफ्रीका आएगा, ये 2 और 4 नंबर ऑप्शन में। उसके बाद में जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर अंतर है वो हमें देखना है। तो उसके बाद में उत्तरी अमेरिका है, उसके अंदर जनसंख्या है वो ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट है वो हो जाएगा। अब यह आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात और मेनाल जलप्रपात। तो जो इसका आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट आता है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में असत्य कथन है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक लाल सागर, काला सागर करते हैं। एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा पृथक होता है। एशिया महाद्वीप देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक मार्मरा सागर, काला सागर और काकेश पर्वत व यूराल पर्वत करते हैं। तो हमें इसमें से असत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आता है कि चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? भारत, भूटान व म्यांमार, नेपाल, भूटान व तिब्बत, अफगानिस्तान, भारत व भूटान, भारत, भूटान व तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, भूटान व तिब्बत। ये है कि दूसरे अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। यह सम्मेलन केंद्रीय जल मंत्रालय के नेतृत्व में 18-19 फरवरी को जयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय भारत 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र था। तो इसके अंदर जो सत्य कथन बताने हैं तो इसका हो जाएगा केवल 2 नंबर ऑप्शन। इसका आंसर है ये 2 नंबर। नेक्स्ट आता है कि पर्यटन विभाग वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चुने गए पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार है वो हमें करना है। और नीचे जो दिए गए हैं कि इसके अंदर कितने युग्म हैं वो हमें देखने हैं। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा केवल 3 युग्म है वो सही है। तो बाकी आप जो गलत है वो आप देख सकते हैं। ये लीजिए, मैं थोड़ा रोक देता हूं, आप पॉज करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर कई बार लगे भी क्वेश्चन रह गया तो आप बैक भी कर सकते हैं और वीडियो पॉज है वो भी कर सकते हैं। तो ये आप है वो कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो है वो 1.5-2 घंटे की बने, इसलिए मैं थोड़ा इस हिसाब से चलता हूँ कि क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि मटेरियल तो आपके पास अवेलेबल है ही, जो पढ़ रहे हैं वही आप अपना पढ़ते रहिए। इस सेकंड ग्रेड के बाद हम देखेंगे भी क्या करना है थोड़ा सा आगे। मरु महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। इसका आयोजन 9 से 12 फरवरी तक जैसलमेर में किया गया। इस महोत्सव के दौरान मिस्टर डेजर्ट मुरुश्री का खिताब गोपाल सिंह ने जीता। निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है वो हमें बताने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल 1 है वो इसका सत्य होगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अंतर्गत राजस्थान किस श्रेणी में सम्मिलित है वो रहा है? तो राजस्थान जो सम्मिलित रहा है वो परफॉर्मर श्रेणी के अंदर रहा है। नेक्स्ट आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है वो है? वुशु से, निशानेबाजी से, कबड्डी से, भारोत्तोलन से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारोत्तोलन से, यानी वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट है कि भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो JECC सीतापुरा के अंदर इसका आयोजन है वो किया गया था। ये करंट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौते के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय समीक्षा प्रणाली प्रारंभ की है। इसके अनुसार
1000 करोड़ रुपए से ऊपर के MOU की समीक्षा हेतु अधिकृत है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आता है कि पद्म पुरस्कार 2025 प्राप्त करता सिनकोफ निजाम का संबंध किस जिले से? तो इनका जो संबंध है वो जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि है 200 करोड़, 500, 1000, 100 करोड़। इसका आंसर है 500 करोड़। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायकों व संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? यानी लोक गायकों और संगीतकारों के लिए गौरी देवी कला केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है बीकानेर के अंदर। ये हमें मिलान करना है और इनका आंसर है वो बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टरों के संबंध में इनको हमें सुमेलित है वो करना है। तो सुरक्षा परिषद है, इसका हो जाएगा 3 नंबर। नहीं, इसका 3 नंबर नहीं होगा। सुरक्षा परिषद हो जाएगा 2 नंबर। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये हो जाएगा 1 नंबर। उद्देश्य व सिद्धांत, इसका हो जाएगा 5 नंबर। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये हमारे है 3 नंबर ऑप्शन के अंतर्गत। असत्य कथनों की पहचान करनी है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल संस्थापक सदस्य है जिसने 30 अक्टूबर 1945 को UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की हिंदी साहित्य 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से अब तक महासभा की 2 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनमें से पहली विजया लक्ष्मी पंडित रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 तक 150 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक 6 महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत हैं। निम्न में से कौन सा एक मिशन उसका हिस्सा नहीं है? अबेई, साइप्रस, दक्षिणी सूडान और कांगो। इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। यानी जो महत्वपूर्ण शांति है उनके अंदर 6 महत्वपूर्ण मिशन है वो कार्यरत रहे हैं भारतीय महिला शांति सैनिकों के द्वारा। तो वो है वो 150 से अधिक किए जा चुके हैं। ये भी आप ध्यान में रखना फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट आता है कि भारतीय शांति सैनिकों के ऑपरेशन सनफ्लावर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस ऑपरेशन द्वारा कांगो के संसद सदस्यों की सुरक्षा की गई। इसमें योगदान हेतु कैप्टन गुरबचन सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बोथ 1 व 2 है वो सही है। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान हमें करनी है। तो भारत में लाइबेरिया में शांति स्थापना मिशन के लिए पहली बार महिला दल भेजा। भारत UN में पूर्णतः महिला सदस्यों का दल भेजने वाला दूसरा देश बना है। तो इसका जो आंसर है वो है कि केवल 1 है वो सही है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है जून 2025 तक, हमें इसका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 साल। नेक्स्ट है कि मैं अपने लोगों व अपनी सरकार की ओर से इस महासभा को बताना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों का पूरी तरह पालन करते हैं और हम पूरी क्षमता से उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। यह कथन संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के UNSCEAR के प्रयासों का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य है बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को नियंत्रित करना, रंग भेद व उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना, आयनीकृत विकिरणों के प्रभावों के संबंध में जन सामान्य में विश्वास पैदा करना,
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए मानव सेवाओं की आपूर्ति। तो ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के UNSCEAR के प्रयासों का जो समर्थन है उसका उद्देश्य है वो पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, आयनीकृत विकिरणों के प्रभावों के संबंध में जनसामान्य में विश्वास पैदा करना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान किस मिशन के द्वारा भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता है वो की है? दक्षिणी सूडान, कोरिया, लाइबेरिया और लेबनान। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है वो हमें बताना है। तो कमलजीत सिंह ग्रेवाल UN अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश विनय रंजन सेन, डायरेक्टर जनरल FAO हंसा मेहता, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन है कि चिन्मय रजीनाथ गेहर खां ECO SCO के अध्यक्ष हैं। तो इसमें हमें असुमेलित पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। यह ILO की कार्यकारी परिषद है। इस मीटिंग वर्ष में एक बार होती है। इसकी जो मीटिंग है वर्ष में एक बार होती है। अब तक 4 भारतीय इसके अध्यक्ष है वो रहे हैं। तो हमें सत्य कथन बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व 3 है वो सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 का सदस्य नहीं है? जर्मनी, इटली, जापान और ब्राजील। तो समूह 4 का जो सदस्य नहीं है वो है इटली। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति का सत्र 3 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ, जिसमें भारत कितने प्रस्तावों में सह प्रायोजक रहा है? 15, 17, 18 और 12। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 17। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश है? दलवीर भंडारी, रघुनंदन पाठक, नगेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव। तो इसका आंसर हो जाएगा दलवीर भंडारी। तो ये हमारी इस टेस्ट का है लास्ट क्वेश्चन। भारत में UN में 101.64 मिलियन राशि का सहयोग देकर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म UNITE अवेयर तैयार किया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, UN कार्यक्रमों के प्रति जन जागरूकता विकसित करना, रासायनिक व जैविक खतरे के प्रति जागरूकता विकसित करना। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक भी किया होगा और आपने सब्सक्राइब है वो भी कर लिया होगा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हमें वो इस टेस्ट सीरीज को आज खत्म करते हैं। इस टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो मिलते